हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं 2018 वाला पेपर लेकर आई हूँ। 2019 वाले पेपर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। सुपर टेट का जो आपका पेपर 2019 में हुआ था, उसके सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवा दिया है। और मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, और जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, मैंने आपसे कहा था कि डिटेल में मैं उनका सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। लेकिन आज मैं 2018 वाला पेपर लेकर आई हूँ। आप लोगों को जानकारी होगी कि 2018 में जो पेपर हुआ था, वह लिखित परीक्षा हुई थी। आपके जो प्रश्न पूछे गए थे, उत्तर आपको लिखकर बताना था, कोई भी विकल्प नहीं दिया गया था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों की संख्या 150 थी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। तो ये पेपर आज मैं लेकर आई हूँ, इसके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को इस पेपर के क्वेश्चन भी देख लेने चाहिए कि किस तरीके के प्रश्न 2018 में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न तो आपको पढ़ ही लेने हैं। जो आपकी परीक्षा होने वाली है वो तो आपकी जो 2019 में जिस तरीके का पेपर हुआ था, उसी आधार पर परीक्षा होगी। जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पी होंगे। लेकिन ये जो पेपर है, इसमें तो लिखित परीक्षा हुई थी। प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर बताने थे। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि 1-2 प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें एक गद्यांश दिया गया है, और इस गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर बताना है। तो लिखा है, मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। साक्षरता प्रतीक है स्वतंत्रता एवं विकास का। यदि इस अभियान की सफलता और विफलता का निष्पक्ष दृष्टि से विश्लेषण करें, तो हमें पता चलता है कि यह अभियान जन जागृति लाने में सफल रहा है। इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाना चाहिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, ये पूछा गया है। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है नागरिकों का साक्षर होना। तो इसमें जो आपका उत्तर लिखा जाएगा साक्षर नागरिक, यानी कि नागरिक जो हैं वो है साक्षर होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। लिखा है, दंभ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव था, वह चला कि अग्नि बाढ़ मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। प्रश्न दिया गया है, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अग्नि का तद्भव रूप पूछा गया है। तो अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? आग होगा। तो अग्नि का तद्भव रूप पूछा गया है, तो अग्नि का तद्भव रूप आग होता है। यहाँ पर लिखेंगे आग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में है द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि जिसके हाथ में चक्र हो, तो वह होता है चक्रपाणी। अगला प्रश्न है, कंघी का तत्सम शब्द क्या है? कंघी का तत्सम शब्द पूछा गया है, तो ककंती। व्यूह का विलोम शब्द क्या है? व्यूह का विलोम शब्द पूछा गया है। तो व्यूह का विलोम शब्द होगा अव्यूह या निर्व्यूह, या अव्यूह भी लिख सकते हैं, आ लगा सकते हैं, या निर्व्यूह।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम का घर दूर है, इसमें संबंध कारक है। मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो मैंने कहा होगा ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, ये पूछा जा रहा है। तो ये संदेहवाचक वाक्य है। मैंने कहा होगा ये है संदेहवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अस अहि कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी, में मानहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? तो इसमें बनता है उत्प्रेक्षा अलंकार। सिलेबस आप लोगों का बहुत बड़ा है, तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए। यदि आप सीटेट या टेट का आप पेपर जो है क्वालिफाई हैं, पहले से पास हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही हैं, तो उन्हें आप पढ़ लीजिए। अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। लिखा है वह अपना सिर खुजलाता है। वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो वह अपना सिर खुजला रहा है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। सकर्मक। आगे लिखा है वीर रस का स्थायी भाव। लिखिए, वीर रस का स्थायी भाव बताना है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। आगे लिखा है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्मेष में हमें बताना है उपसर्ग, तो उन्मेष में उत उपसर्ग है। आगे लिखा है जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए सही शब्द लिखिए। तो जिसके पास तुरंत सोचने के लिए शक्ति होती है उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। 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 पन्नमति। तो ये शब्द जो है काफी कठिन है, पूछा गया था। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो। अगला लिखा है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में पूछा गया है उपसर्ग। तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग है। सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? तो सुष्टि यानी कि सौंठ। सौंठ जो सूखा हुआ अदरक होता है उसे ही सौंठ कहते हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे उठा नहीं गया, तो वाक्य में वाच्य पूछा गया है, तो इसमें भाववाच्य है। आगे बढ़ते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि जो होती है उसे क्या कहा जाता है? अधित्यका। अधित्यका। और यदि पूछ ली जाए कि पर्वत की निचली समतल भूमि, तो वह होती है उपत्यका। दोनों ही शब्द याद रखिए। अगला प्रश्न दिया गया है लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? यानी लिखावट में प्रत्यय बताना है।
तो लिखावट में आवट प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला सागर में कौन सी संज्ञा है? काला सागर में संज्ञा बतानी है। तो काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमें नाम बताया गया है सागर का, काला सागर, तो इसमें संज्ञा पूछी गई है व्यक्तिवाचक। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो प्रधानमंत्री में बहुब्रीहि समास इसमें उत्तर माना गया था। आगे लिखा है रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एर? तो इसमें मीनिंग बताना है इस वर्ड का। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा बिफोर। आगे बढ़ते हैं। यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड फाइंड। तो इसमें क्या फिल करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें लिखेंगे बट आल्सो। बट आल्सो। आगे लिखा है इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। तो स्वीट जो वर्ड है ये पूछा जा रहा है कि ये सब्जेक्ट का पार्ट है कि प्रेडिकेट का पार्ट है। तो ये प्रेडिकेट का पार्ट है। आगे लिखा है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस। नीचे लिखा हुआ है राहुल राहुल टोल्ड मी दैट, फिल करना है वर्कड इन एन ऑफिस। तो इसमें फिल करेंगे ही। आगे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। इट इज यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या फिल करना है आपको? ए फिल करना है। आगे लिखा है, आगे ये पैसेज दिया गया है, पैसेज के अनुसार हमें उत्तर बताने हैं। व्हाट डिड द लियोनार्डो दा विंची डिजाइन इन 1478? तो 1478 में उन्होंने क्या डिजाइन किया? तो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। तो इसमें यही आंसर यहाँ पर लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ बी। बी का मैस्कुलाइन फॉर्म बताना है। तो बी का होता है ड्रोन। आगे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द सोल्डर फॉट करेज। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर विथ फिल करेंगे। आगे लिखा है आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो इसमें बताना है आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये एक्टिव वॉइस में है। आगे लिखा है मेंशन ए कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड।
इनका कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स बताना है, जो पहले लगता है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो पहले लगता है। तो इसमें आपका जो प्रीफिक्स होगा वह होगा री। रीराइट, इसमें आर ई लगा देंगे। रिफ्रेश और रीटेक, आर ई जो प्रीफिक्स होगा वह होगा आर ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के क्वेश्चन दिए गए हैं। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संस्कृत के क्वेश्चन हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है विलोक्य इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम की प्रयुक्तम। तो पूछा गया है विलोक्य इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, तो दृष्टवा। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे दृष्टवा। आगे लिखा है कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है? कुत्र अव्यय का अर्थ पूछा जा रहा है। तो कुत्र का अर्थ क्या होता है? कहाँ या किधर। आगे लिखा है सा चौरेभ्या विभेति, इस वाक्य में चौरेभ्या पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? अब ये समझ लीजिए कि जब लिखित पेपर हुआ था तो पेपर जो है कितना कठिन था। विकल्प तो थे नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रश्न का उत्तर हमें नहीं भी आ रहा होता है तो विकल्प देखकर उसका उत्तर आ जाता है, लेकिन इसमें तो कोई विकल्प ही नहीं थे, उत्तर आपको खुद ही लिखना था। तो इसमें जो विभक्ति है वह है पंचमी विभक्ति। तो बहुविकल्पी जो पेपर होता है उसमें उत्तर देना आसान होता है। आगे लिखा है प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो इसमें प्रति उपसर्ग है। आगे लिखा है पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है? पठनीय पद में प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो पठनीय पद में अनियर प्रत्यय है या अनीय। आगे लिखा है पंचग्रामम में कौन सा समास है? पंचग्रामम में समास पूछा जा रहा है। तो पहला पद संख्यावाची है, द्विगु समास है। आगे लिखा है सुखार्ता में कौन सी संधि है? सुखार्ता में संधि पूछी गई है तो वृद्धि संधि है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो टॉपिक हैं इन्हें अच्छे से अभी से पढ़ने लगिए, गलत करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जैसे अलंकार है, संधियां हैं, ये आपकी संस्कृत में भी काम आएंगी, हिंदी में भी काम आएंगी। विभक्तियां हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इन सबको कंप्लीट कर लीजिए। संस्कृत में भी आपको कई पदों के रूप, शब्द रूप भी याद करने पड़ेंगे, तो वो सब आप अभी से याद करते चलिए। अगला प्रश्न है एचो आ यवा यावाह किस सूत्र संधि का विधान है? तो ये अयादि संधि का है, यानी कि संधियों के सूत्र भी पूछे गए थे। आगे लिखा है बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है तो बालिका, विसर्गें लग जाएंगी। आगे लिखा है नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अस्माकम वसुंधरा कीदृशी वर्तते। तो इसमें ये एक लाइन दी गई है और इसी के अनुसार बताना है। तो विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुरत्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक एक समान चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 में गुणा कीजिए। आपको कैसे सॉल्व करना है? 2 गुणा, जो ये 2 चालें दी गई हैं, 4 और 2, इन दोनों का गुणा करेंगे। ये जो 2 होता है ये फॉर्मूले में ही होता है, और नीचे लिखेंगे ये 2 जो चालें दी गई हैं इन्हें जोड़कर। तो ऊपर आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4 2 6। तो 16/6 यानी कि 2.76 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है, तो 3/2/4/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाता है, और ये 2 के पास चले जाएंगे 4, यानी कि 3 तिरका 9, 4 दूनी 8, 9/8 लगभग हो जाएगा 1.12। 5 होगा 1.125, तो लगभग में 1.13 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको करते हैं इरेज, क्योंकि अब नीचे वाले प्रश्न का सॉल्यूशन देखना है। साइंस के क्वेश्चन है अभी, उसके बाद देखते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। एक विद्युत बल्ब 20 सेकेंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है। इसकी शक्ति कितनी है? शक्ति पूछी गई है। तो शक्ति यानी कि P = W/T। W कितना दिया गया है? 2000। T कितना दिया गया है? T दिया गया है 20 सेकेंड। भाग दे देंगे, ये 1 0 से 1 0 तो खत्म हो जाएगा, ये इससे 100 बार कट जाएंगे, यानी कि जो शक्ति है वह कितनी आई? 100 वाट। तो यहाँ जो 43 नंबर का क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा 100 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है पूछा जा रहा है। तो ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। आगे लिखा है, हैलोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है? तो वह है क्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न अभिक्रिया के प्रकार का नाम लिखिए। अब अभिक्रिया दे दी गई है और हमें प्रकार का नाम लिखना है। तो ये जो अभिक्रिया है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का क्या नाम है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो वह है विटामिन सी। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नग्न बीज वाले पौधों को कहा जाता है। तो नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो नग्न बीज वाले पौधों को अनावृत बीजी कहा जाता है। अनावृत बीजी या नग्न बीजी भी इन्हें कह देते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन जनित रुधिर को मानव हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाती है? तो वह है फुफ्फुस सिरा। ये सब कुछ आपको पढ़ना है, और इसे पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो पढ़िएगा एनसीईआरटी। चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे जियोग्राफी की बात करें, चाहे पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं, चाहे साइंस के पूछे जाएं, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ये सभी कुछ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये प्रश्न ये समझ लीजिए एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं। बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है। यदि आप क्लास 6 से लेकर 8th तक की साइंस की ओल्ड वाली बुक पढ़ लेते हैं तो आपके ये सभी टॉपिक तैयार हो जाएंगे। जो ओल्ड वाली बुक है उसमें अच्छे से डिफाइन किया गया है, जो एनसीईआरटी की ओल्ड बुक है, क्योंकि अब किताबें जो हैं बदल चुकी हैं। तो पुरानी किताब यदि आप पढ़ते हैं तो आपके ये सभी टॉपिक तैयार हो जाएंगे। और आपको तो अपने टॉपिक तैयार करने हैं, किताब पुरानी हो या नई, नई में अच्छे से डिफाइन किया गया है, लेकिन पुरानी में उससे भी अच्छे से किया गया है, इसलिए पुरानी वाली जरूर पढ़ लीजिएगा। लिखा है, एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है। तो वह कहलाता है अनुकूलन। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि a माइनस बी बराबर 4 और ए बी बराबर 21 तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। तो हम कैसे इसका मान निकालेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो इस तरीके के सभी फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। अब हमें a माइनस बी का मान दिया गया है और ए बी का मान भी दिया गया है, तो हम वैल्यू रख देते हैं। a माइनस बी की जगह 4 रखेंगे, क्यूब लगा है क्यूब लगा देंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका मान तो हमें निकालना है 3। ए बी का मान दिया गया है हमें 21 और a माइनस बी का मान 4 दिया ही गया है। 4 चौके 16 चौके 64। ए क्यू माइनस बी क्यू और a माइनस बी का मान रख दिया 4, 21 दिया 63 और 63 चौके 252। 64 और ये 252 इस तरफ आएंगे, प्लस के हो जाएंगे, इधर बचेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। 252 में 64 जोड़ देंगे तो आएगा 316, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का जो मान है वह कितना आया? 316 आया। तो क्वेश्चन नंबर 51 में जो आपका उत्तर होगा वह होगा 316। कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसको करते हैं इरेज, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। इन सभी प्रश्नों को दोबारा से मैं सॉल्व करवा दूंगी, आप लोग परेशान मत होइएगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट में ये भी बताया कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। तो इसमें आपका 316 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है पूछा जा रहा है। ये दो संख्याएं दी गई हैं, 1/2 की घात 1/2 और 1/3 की घात 1/3। तो इसमें जो बड़ी संख्या है वह बताना है। तो बड़ी संख्या होगी 1/2 की घात 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुणनखंड करना है। संख्या दी गई है, एक मतलब ये समीकरण दिया गया है, सॉरी संख्या नहीं है, तो इसके गुणनखंड करने हैं। चलिए कर लेते हैं। इसके जो गुणनखंड होंगे कैसे करे जाते हैं। x², 9 जोड़ने पर 9 आना चाहिए और गुणा करने पर आना चाहिए 18।
तो 6 3 9 और 6 तिया 18। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 6 + 3। 18 क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये 18 लिखे हुए हैं। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x - 6। गुणनखंड हो गई x - 3 x - 6। अब जिसका विषय मैथमेटिक्स रहता है तो उसको इस तरीके के प्रश्नों में कोई भी समस्या नहीं होती है, लेकिन जिसका विषय नहीं रहता है तो उसको ये प्रश्न काफ़ी कठिन लगते हैं। तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए, इसीलिए कह रहे हैं, और उस पर वर्क कीजिए सबसे पहले जो पक्ष आपका कमज़ोर है, जो विषय आपका कमज़ोर है। अगला प्रश्न दिया गया है, ए और बी की वैल्यू दी गई है, यानी ए और बी क्या है ये बताया गया है और हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी बताना है हमें। तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा x अनुपात x एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु, ये डिटेल में समझाऊंगी मैं किसी दिन, सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेकर आऊंगी तो ये सभी समझा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों को ज्ञात कीजिए। दस भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 360 अपॉन एन। एन यानी कि हमसे कहा गया है 10 भुजाओं वाले, तो 10 से भाग दे देंगे 360 में, 0 से 0 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 36। कुछ प्रश्न तो काफ़ी सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न जो है कठिन होते हैं। ये तो प्रश्न पत्र बनाने का तरीका ही है। संख्या, ये संख्या दी गई है, इसमें 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान का अंतर। तो 9 का सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे, कितना होगा? 9000 होगा। वास्तविक मान 9 ही होगा। घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 9 8, 8991। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान हैं तथा चौथा कोण 75 अंश है। समान कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो चारों कोणों का जो योग होता है वह होता है 360 अंश। चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। 3 कोण समान हैं, यानी कि x x x, और एक हमें दिया गया है 75, बराबर में लिखेंगे 360। ये 360 लिखा हुआ है, 0 जो है वो कट गया है, ऊपर लिख देती हूँ। इक्वल में लिखा हुआ है 360। x x x यानी 3x, और 360 में से ये 75 घट जाएंगे। 360 में से 75 घट जाएंगे तो बचेंगे 285। x बराबर हो गया, ये 285 में 3 से भाग दे देंगे,
3 × 27 = 55। x बराबर हो गया 95 अंश। यानी जो समान कोण है उनकी माप कितनी है? 95 अंश है। यहाँ पर जगह नहीं है, ये जो प्रश्न पत्र है इसमें जगह नहीं है, इसीलिए सॉल्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न, समकोण त्रिभुज की परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप दे दिया गया है समकोण त्रिभुज का 24 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की माप भी दी गई है और हमें बताना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन काफी बड़ा है, इन सभी का सॉल्यूशन मैं अलग से लेकर आऊंगी, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अभी सिर्फ मैं आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जगह नहीं है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण 160 मीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक भुजा 100 मीटर है और विकर्ण 160 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा? 9600 मीटर स्क्वायर। परेशान मत होइएगा, इन सभी को सॉल्व करवा दूंगी। a + b = 7, ab = 12, a² + b² का मान बताना है। तो a + b का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है? a² + b² + 2ab। a + b का मान दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। a² b² का मान हमें बताना ही है और 2 ab का मान रख देंगे 12। 12 दूनी 24 और 7 सत्ते 49। 49 से 24 चले जाएंगे 25, यानी कि a² + b² की वैल्यू कितनी आई? 25। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन दिया गया है 5 की घात x + 1 + 5 की घात 2 - x = 5 की घात 3 + 1 हो तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का धनात्मक मान आएगा 2। तो 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, 3 मार्च 1992 को सप्ताह का दिन पूछा गया है, तो सप्ताह का दिन होगा मंगलवार। पहले हम 3 मार्च 1991 का दिन निकालेंगे और उसी के अनुसार हम निकालेंगे 3 मार्च 1992 का दिन। तो इसमें आ जाएगा मंगलवार। 1992 लीप ईयर है, तो हमें ये भी याद रखना है, जिस वर्ष का दिन पूछा गया है वो लीप ईयर है कि नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। अगला प्रश्न है, किसी परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा करती हूँ कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उनका डिटेल में सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगी ही, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आज सिर्फ मैं उत्तर बता देती हूँ, तो इससे जल्दी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और जो और विषय के क्वेश्चन हैं उनको भी जल्दी से देख लेंगे। तो लिखा है, एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, 33 छात्र विफल हुए, परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए? तो इस तरीके के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। हमें बता दिया गया है कि उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 94%, तो 6% फेल हुए और 6% का हमें मान दे दिया गया है 33। 6% का 1% का मान कितना होगा? 33 बटे में 6 और 100% का कितना होगा? इसी में हम 100 से गुणा कर देंगे, तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 550, यानी कि 64 नंबर का उत्तर होगा 550। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री के मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें होगा 25% लाभ। इसको इस तरीके से हल किया जाता है, एक फॉर्मूला होता है साथ में थोड़ा थोड़ा सा
जान लीजिए प्रतिशत लाभ बराबर x माइनस बाई बटे में बाई गुणा 100। x कितना है? x है 10, बाई कितना है? 8, 8 गुणा 100। इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25 प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकाला है। अगला प्रश्न है, यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपए यानी 2100 रुपए हो तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो 6 पुरुषों की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी? तो 2100 रुपए में 15 से भाग दे देंगे। 15 दिन की मजदूरी दिखाई गई थी तो हमने एक दिन की मजदूरी निकाल ली 140 रुपए। तो ये कितने? 6 पुरुषों की है। एक पुरुष की कितनी होगी? तो 140 में 6 से भाग दे देंगे। तो 140 में 6 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 70 बटे में 3 रुपए। उसके बाद पूछी गई है 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी। तो जो 70 बटे 3 निकाला है इसमें हम क्या करेंगे, 9 से, ये 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी 9 से भी गुणा करेंगे, 12 से भी गुणा करेंगे। इसको हल करेंगे तो 2520 रुपए। मैंने साथ में बता भी दिया है सॉल्यूशन, लेकिन डिटेल में मैं फिर से करवा दूंगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों की मध्यिका 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़े आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। तो हमें जब मध्यिका हम निकालते हैं तो पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, लेकिन ये पहले से ही आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। तो इनकी मध्यिका 63 दी गई है तो x का मान निकालना है। तो मध्य पद ये हैं x प्लस x बटे में 2 बटे में 2, पदों का योग, पदों की संख्या 63। एक शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है। 2x प्लस 2 बराबर 63 का 2 में गुणा करेंगे और 2x बराबर 63 दूनी कितना होता है? 126, और ये 2 इसमें से घट जाएंगे यानी 124 आएंगे। और 2x बराबर आया 124, x बराबर हो गया 62, यानी कि जो x का मान है वह कितना आया? 62 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बार बार इरेज करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जगह नहीं है यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। a अनुपात b 3:4, b अनुपात c 6:7। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो इसको कैसे निकालें हम? a अनुपात b अनुपात c, ये हमें निकालना है। a अनुपात b का मान कितना दिया गया है? 3:4। b अनुपात c का मान कितना दिया गया है? 6:7। इधर 4 लिखा हुआ है तो इधर 4 लिख देंगे, इधर 6 लिख देंगे। सबका कर देंगे गुणा। 6 तिया 18, 6 चौकी 24, 7 चौकी 28। उसके बाद इसमें जो कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 में 18, 12 और 14, यानी 9:12:14। एक तरीका ये होता है, इस तरीके से भी इनको हल कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और एक और तरीका भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तरीका हो, एक और भी तरीका है। जब डिटेल में बताऊंगी तब वो वाला तरीका भी बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन और दर कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है। तो हमने मान लिया कि मूलधन कितना है? x है, और जो मिश्र धन है वो है 2x, क्योंकि ये स्वयं का दुगना हो जाता है 25 वर्षों में। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन में से
जो मिश्र धन होता है उसमें से हम मूलधन घटा दें तो हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा, यानी x। अब हम साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो साधारण ब्याज हमने मान लिया x है, मूलधन भी x है, दर r है, समय है 25 वर्षों का, बटे में 100। ये 25 से 100 कट जाएंगे 4 बार, ये 4 इधर चले जाएंगे, 4x बराबर r x। ये x से x कट जाएगा, r बराबर आएगा 4%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मान आया 4%। दर पूछी गई थी 4%। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये होगा इस तरीके से वृत्त, है ना, ये इसका केंद्र है, ये जीवा है, और एक जीवा की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या जो है ये हो गई 10, और ये नीचे जीवा है। वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, ये वाली दूरी बतानी है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसे हल करेंगे, हमें ये लंब बताना है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो हमें मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हुए खत्म, अब आ गए हैं ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का पूछा गया है नाम, तो है पंपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम लिखिए। तो गल्फ स्ट्रीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है बंदरगाह, वह बताना है। तो कांडला बंदरगाह, और इसका नाम बदलकर अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिए, कांडला बंदरगाह और इसी का नाम बदला गया है, और अब नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉकिंस वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो ड्राकेंस वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? दिवस भी पढ़ के जाने हैं, दिवस भी पूछे गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका, अफ्रीका यानी कि दक्षिणी अफ्रीका से ये गुजरती हैं। तो अफ्रीका यहाँ पर आ जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है।
शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम का संबंध है बाल विवाह से। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई सूरत में। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक थे आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो वुड का घोषणा पत्र। ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पाठ योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो पंचपदी प्रणाली के प्रणेता थे हर्बर्ट। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? तो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन थे? तो परियोजना विधि के प्रणेता थे विलियम एच किलपैट्रिक। पूरा नाम भी याद रखिए, विलियम एच किलपैट्रिक। अब व्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा स्तर पर। ये प्रश्न 2019 में भी पूछा गया, लेकिन तब प्रश्न पूछने का तरीका अलग था। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन हैं? तो अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता थार्नडाइक। शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम है? तो शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम है प्रणाली विश्लेषण। प्रणाली विश्लेषण। बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित है? तो भावात्मक पक्ष। जैसे ही लिखती हूँ तो ये गायब हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान भरिए। गैने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है। तो वो है समस्या समाधान। यहाँ भरेंगे समस्या समाधान। आगे लिखा है, रिक्त स्थान भरिए मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह के घटक हैं। तो ये सृजनात्मकता के घटक हैं। आगे लिखा है, रिक्त स्थान भरिए प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक सृजनात्मक चिंतन के महत्व पर बल देती है। तो इसमें भरेंगे सृजनात्मक। आगे लिखा है, रिक्त स्थान भरिए कोहल वर्ग का सिद्धांत एक बालक के विकास की व्याख्या करता है। तो नैतिक विकास की। यहाँ भरेंगे नैतिक। आगे लिखा है, एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है?
तो पूर्व वाक अवस्था या भाषा विकास अवस्था। पूर्व वाक अवस्था भी कहते हैं या भाषा विकास अवस्था। आगे लिखा है सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थार्नडाइक ने किया, E.L. थार्नडाइक। आगे लिखा है अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है B.F. स्किनर। यहाँ पे भी लिखेंगे स्किनर। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई? तो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए। बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर मंद बुद्धता के स्तर का सही क्रम है। तो मंद बुद्धता के स्तर का सही क्रम बताना है। तो जड़ बुद्धि, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि। जड़ बुद्धि, उसके बाद अल्प, फिर मंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से। आगे लिखा है एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तो एवरेस्ट की बेटी पुस्तक की लेखिका हैं अरुणिमा सिन्हा। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात और आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? जो अरुणिमा सिन्हा हैं, ये माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला है। तो ये आपको और साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया? तो करंट अफेयर का प्रश्न है, 2017 में ही किया गया था। 2018 में ये पेपर हुआ तो ये प्रश्न पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखी? तो अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सीतापुर में। सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर स्थित है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये साथ में ही नाम लिया जाता है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो धर्मपाल। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को। पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? तो पेपर गोल्ड कहा जाता है विशेष आहरण अधिकार, इसे कहा जाता है पेपर गोल्ड। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री, महिला रक्षा मंत्री? तो श्रीमती निर्मला सीतारमन। अब ये जो करंट अफेयर के प्रश्न है इनको छोड़िए, क्योंकि करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं उनको तो दोबारा पूछे जाने की संभावना नहीं होती है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न हैं। वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद प्रेरणादायक भाषण दिया? तो शिकागो में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कांडला बंदरगाह का हाल ही में परिवर्तित नया नाम क्या है? तो अभी आपको इसी वीडियो में बताया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अपनी किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला? तो गीतांजलि के लिए मिला था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। रीजनिंग के प्रश्न है। ये जो संकेत दिया गया है कि बाईं ओर दो पदों में वही समानता है जो संकेत के दाईं ओर दो पदों में है। 4 पदों में से एक पद लुप्त है, लुप्त पद का नाम बताइए। तो आपको लुप्त पद यहाँ पर बताना है। तो बी के बाद है डी, यानी कि एक छोड़ दिया गया है, सी को छोड़ दिया गया, फिर डी आया, तो हम डी के बाद ई को छोड़ देते हैं, यहाँ पर लाते हैं एफ। उसके बाद लिखा है सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, यानी कि 5 अक्षर छोड़ दिए गए, फिर आई आया है। इसी प्रकार ई के बाद हम 5 छोड़ेंगे, तो ई, एफ, जी, एच, आई, जे, तो यहाँ के आना चाहिए, तो एफ के आ जाएगा अगला पद। यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है? तो कमल कह रहा है कि रवि की जो माँ है वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है? मामा भांजा का संबंध होना चाहिए। तो रवि जो है कमल का भांजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेणी दी गई है और हमें अगला पद बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर वाला, पहले निकालते हैं। 4 में 5 जोड़ा 9 आया, 9 में जोड़ा है, कितना जोड़ा है? 9 में 7, 16 आया। उसके बाद 16 में 9 जोड़ा 25 आया, यानी कि विषम पद जोड़े जा रहे हैं। तो 9 में हम 25 में 11 जोड़ें तो हमें मिलेगा अगला पद यहाँ पर 36। अब एम के बाद लिखा है के, यानी कि 2 घटाकर लिखा हुआ है। फिर के बाद लिखा है आई, 2 घटाकर, फिर आई के बाद जी, 2 घटाकर, तो जी के बाद 2 घटा देंगे, ई आ जाएगा, 36 ई अगला पद हो जाएगा। गुप्त भाषा में ये प्रमोशन को ये लिखा जाता है, तो उसी गुप्त भाषा में नोशन को क्या लिखा जाएगा? तो इसे जब हम लिखेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है। मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, तो सबसे पहले मोहन चला है पश्चिम की तरफ, तो ये मोहन है पश्चिम की तरफ चला 3 किलोमीटर। उसके बाद मुड़ा है दाईं और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। फिर लिखा है फिर बाईं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो बाईं मुड़ गया, 2 किलोमीटर चल दिया। तदुपरांत पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला है। वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है? तो यहां से चला था 3 किलोमीटर ये दूरी है और 2 किलोमीटर ये है, तो 5 किलोमीटर है। और किस दिशा में है ये भी पूछा जा रहा है, तो वह है 5 किलोमीटर दूर पश्चिम में, 5 किलोमीटर दूर पश्चिम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है?
तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके उत्तर जल्दी जल्दी से देख लीजिए। कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। वेबसाइट का मेन पेज होता है होम पेज। किसी डिजिटल कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संरक्षित रहता है? तो बाइनरी फॉर्म में। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं तो ईमेल अटैचमेंट। चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो प्रजातांत्रिक मूल्य से। प्रजातांत्रिक मूल्य से। अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह कौन सी भूमिका है? यदि शिक्षक जो है तो ये भूमिका है परामर्शदाता की। यदि आप कक्षा में छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? तो विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि। दंड किस प्रकार का पुनर्वलन है? तो दंड जो है ऋणात्मक या नकारात्मक। ऋणात्मक भी कह सकते हैं, नकारात्मक भी कह सकते हैं। शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? तो एनसीटीई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा है? तो अनुच्छेद 51A में। किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशन कहलाता है? तो व्यक्तिगत निर्देशन या प्रत्यक्ष निर्देशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1988 में। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है? तो वह होता है संचयी अभिलेख। तो ये पेपर था आपका 2018 वाला। अब आप लोग देख लीजिए कि जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं उससे कठिन प्रश्न ये थे, क्योंकि इसमें आपको कोई उत्तर का विकल्प तो दिया नहीं गया था, आपको उत्तर अपने हिसाब से लिखना था और उत्तर को ज्यादा बड़ा नहीं लिखना था क्योंकि 1 नंबर का एक प्रश्न था। ये नहीं कि आप पूरा डिटेल में लिख दें, नहीं, आपको सिर्फ उतना ही उत्तर बताना था जितना प्रश्न में पूछा गया था। तो ये परीक्षा कठिन होती है यदि उससे यानी बहुविकल्पी प्रश्नों से इनकी तुलना की जाए तो इन क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करवा दिया है ताकि आप लोग देख लें कि इस तरीके का भी पेपर हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं इस पेपर के भी और 2019 वाले के भी, दोनों के क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन मैं जरूर करवा दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2019 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि लास्ट पेपर वही हुआ था आपका और उसी तरीके का पेपर अब होने वाला है, बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे जाएंगे, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।